क्वेश्चन नंबर 26 के आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स की जो भी बेसिक्स थी ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। इस वाले टेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस है, तो अपन उसको समझते हैं। सबसे पहला डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट ईच हाउस होल्ड इट इज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि ईच हाउस होल्ड को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर। तो वन नहीं होगा, तो अब बच गया ऑप्शन सी और डी। फैसिलिटेट ई गवर्नेंस, यानी डिजिटल इंडिया कैंपेन ई गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। बिल्कुल लॉजिकल बात है, सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट, डाटा लोकलाइजेशन सेंटर इन मेट्रोपोलियन सिटी, ऐसी कोई बात नहीं है कि डाटा लोकलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, वो भी कहाँ पे, मेट्रोपोलियन सिटीज़ में। तो इसका आंसर होना चाहिए केवल सेकेंड वनली या ऑप्शन सी। ठीक, 2022 तक 2019 की एक रिपोर्ट थी कि जो डिजिटल इकॉनमी है इंडिया में वो 1 ट्रिलियन के ऊपर चली जाएगी। अब चलो, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ये जो फार्मर्स हैं ये राइस के रेसिड्यू को क्यों बर्न करते हैं? टू फीड एनिमल, थोड़ा देर आराम से। रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ द राइस एंड सोइंग ऑफ द वीट। देखो, मैं अपने गांव में भी देखता हूँ कि जो चावल की हार्वेस्टिंग होती है उसके तुरंत बाद गेहूं बोना होता है, तो इस बीच टाइम बहुत कम होता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है फार्मर्स के लिए ना कि वो जो राइस रेसिड्यू होता है उसको एक एक करके उखाड़ें या उसका कोई और साइंटिफिक इलाज करें। तो वो लोग क्या करते हैं, गाँव खेत में आग लगा देते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। एक रीज़न है टू फीड एनिमल, ये वैसा कुछ उनका इंटेंशन नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड के अंदर होता है। तो टू फीड एनिमल राइस रेसिड्यू को बर्न करने का एक रीज़न नहीं है। थर्ड है यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर, ये भी सही है। जब आप हार्वेस्टर यूज़ करते हो तो जो रूट के आसपास का जो पार्ट रहता है राइस प्लांट का वो रह जाता है, उसी को राइस रेसिड्यू कहते हैं। तो वो रह जाता है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ हार्वेस्टर टू एक्सट्रैक्ट बायो इथेनॉल। ऐसा तो है ही नहीं, अगर अपने फार्मर्स इतने ज़्यादा नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं तो अपन बहुत आगे चले गए होते। तो इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 27 का आंसर है बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, हाइब्रिड है यानी दो मॉडल के बीच का है। कौन कौन सा मॉडल है? एक मॉडल है तुम्हारा EPC और दूसरा है तुम्हारा BOT। ये जो दो मॉडल है, देखो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आपका GS पेपर 3 में पढ़ना है, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है मेंस के सिलेबस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। ठीक, ये जो हाइब्रिड HAM मॉडल है इसकी फ़ायदा ये है कि ये रिस्क को मिनिमाइज़ करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। जो प्राइवेट कंपनी है जिनकी औकात नहीं है कि वो 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर पाएँ, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये मॉडल लाया। और गवर्नमेंट जो 40% कॉस्ट है ना, ये 5 साल में पे कर देती है इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। ठीक, तो इसका EPC मॉडल दिख रहा है ना, EPC मॉडल दिख रहा है। तो EPC मॉडल तो EPC मॉडल है, बट ये PPP मॉडल नहीं है, BOT मॉडल है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एडवांटेज क्या है? लेस फिनेंशियल रिस्क, ये सही है। तो आंसर इसका होना चाहिए बी ओनली। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि ये जो नीलांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है इसको AIDB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड असिस्ट कर रहा है। गलत है, बस इतना पता होना चाहिए, इसको वर्ल्ड बैंक कर रहा है। राइट, फिर आगे अगर जाके अगर तुम लोगों ने इसको ट्रैक किया होगा इस वाले न्यूज़ को, तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक, और इसका स्ट्रेंथन एम क्या है? एम ये है कि जो सिंचाई योजना है उसको स्ट्रेंथन करना। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री वाह्य वंदना योजना, ये एक्चुअली क्या है? ये एक पेंशन स्कीम है। ठीक, इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2023 तक। ठीक, और जो ईयर 2021 है इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स की गई है 7.4 पे फिक्स कर गई है। बट इसके बाद के जो 2 साल हैं यानी 21 से 23 के क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इस पे आपने क्या इंटरेस्ट रेट रखा है। मतलब इस वाले स्कीम को, प्रधानमंत्री वाह्य वंदना योजना को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ पेग कर दिया गया है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये गलत है, ये सही है। एवरी ईयर गड़बड़ है, तो 2 गलत
3 गलत, ए सही, 30 का ए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ जी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आई थी 2003 की, ये उसमें इसको लिखा गया था। बाकी ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पे, ये स्टेटमेंट सही है, यानी हो गया इसका आंसर सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखो क्या पूछ रहा है, पावर स्टेशन की कैपेसिटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, लास्ट में कौन पड़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा सबको पता है कोल होगा, कोल के बाद गैस के बाद हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं, उसके बाद लिग्नाइट के लास्ट में डीजल यूज़ करते हैं। इसको अरेंज कर लेना, अरेंज करते ही आपको क्या दिखेगा कि इसका आंसर डी होगा। अब देखो वर्ल्ड बैंक इन 4 में से कितने प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो डैम सेफ्टी इन्हांसमेंट ये सबको पता है, रटाया रहता है। फिर टीबी एलिमिनेशन में भी वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है। ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जो अपने पास ग्रीन इमरजेंसी रिस्पांस फॉर एमएसएमई है, ये जो प्रोग्राम है उसको भी वर्ल्ड बैंक असिस्ट करता है। तो इसका आंसर होगा बेटा जी डी, राइट। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है लाइफ इंश्योरेंस में भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी। तो ये तो गड़बड़ है, अब तो नॉन लाइफ में बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं ना। बाकी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इज लो व्हेन कंपेयर टू ग्लोबल लेवल, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, पहली वाली गलत है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि पीएम आशा के बारे में आप हमको बता दो। पीएम आशा में कौन कौन से क्रॉप्स हैं, इसको देखने से पहले ये समझ लो 3 कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है वो PSS है, यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरा PDPS है, PDPS प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम। तीसरा PPPS है, यानी पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट करने की स्कीम है। PPS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्रॉप्स है, पल्सेस, ऑयलसीड और कोपरा। पहले वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द क्रॉप्स कवर्ड अंडर MSP सिस्टम। गलत बात, क्यों गलत बात, बिकॉज पल्स ऑयलसीड MSP सिस्टम में कवर होती है। तो 35 का आंसर होगा बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, ये आपसे कह रहा है कि PM आत्मनिर्भर स्वदेश भारत योजना के बारे में आप हमको बताओ। तो इसके बारे में जान जाओ कि इसका एम क्या है कि 6 सालों में, आने वाले 6 सालों में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। जो लेआउट है वो 64,180 करोड़ है। तो 36 का आंसर है, पहला वाला तो गलत है, 1 लग गया। इसमें टर्शियरी और सेकेंडरी कह रहा है, प्राइमरी भी इसमें इंक्लूडेड है। बाकी ये ओवर 5 ईयर नहीं है, ओवर 6 ईयर है। देखो इतने छोटे छोटे बात ध्यान रखा करो, एग्जाम में अब पूछ लेते हैं ये लोग। तो इसका आंसर होगा 36 का डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37 एक और क्वेश्चन में टेस्ट के डिस्कशन में मैंने आपसे DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी, और मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा प्लान कर लिया है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लाने की कोशिश हो रही है, जिसका कैपिटल कितना है, 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ है, राइट, ठीक। इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी उसका 100% शेयर होगा, बट ग्रेजुअली उसको कितना तक ले आना है, 26% तक ले आना है, ठीक। DFI के बारे में इतना समझ जाओ कि DFI जो होते हैं वो पीपल के सेविंग्स को या पीपल के डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है। इनका मेन एम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो बैंक में NPA है या बैंक पे जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है वो बैंक्स बच जाती हैं, राइट। और बाकी बैंक की एक्सपर्टीज़ थोड़े ना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जज कर पाएंगे और उस हिसाब से अपने लोन दे पाएंगी। तो बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत सारे NPA हैं, इसलिए बैंक्स आज के टाइम में डरती भी हैं। और ये NBFID जो हम बना रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैंने आपको बता दिया कितना करोड़ है, 1 लाख करोड़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% है स्टेक, कितना लगेगा, 26% तक गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको ले आएगी। उसी क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो आपको बताया था कि हमारे पास ICICI जो था पहले और IDBI, ये जो 2 थे वो पहले DFI थे, बट इनको बाद में बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है 37 का,
और ये जो NBF मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो अनाउंस किया गया है, राइट, इसका जो कोर कैपिटल है गवर्नमेंट ने कितना अनाउंस किया है 20,000 करोड़, और जो लेंडिंग टारगेट है वो कितना है 5 लाख करोड़ के आसपास, ठीक। यानी 37 का आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। मुझे पता है कि कोर कैपिटल और ये जो मैंने 1 लाख करोड़ बताया उन दोनों के बीच में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। ये 1 लाख करोड़ क्या है, ये 1 लाख करोड़ जो है ये इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, और कैपिटल बेस कितना है 20,000 करोड़, लैंडिंग टारगेट कितना है 5 लाख करोड़, राइट। ये बस याद रखना कि ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, ये पहला वैसा कोई बैंक नहीं है, इसके पहले भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि मित्रा स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है। तो मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म अगर याद होगा तो काम हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, यानी ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट है, आप उसके बारे में बता दो क्या सही है क्या गलत। सबसे पहला है कि इंश्योरेंस में 49% FDI को अलाउ कर दिया गया है। आंसर है नहीं, 49% नहीं है, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 74, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो अपने पास आंसर आ गया बी, राइट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि 20,000 करोड़ बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, वो सही बात है। और तीसरा ये जो आपसे TSA ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम के बारे में बात हो रहा है उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। TSA क्या होता है, एक टूल होता है जो गवर्नमेंट के रिसोर्स को मैनेज करता है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह है, राइट। तो ये याद रखना कि TSA को क्या कर दिया गया है, यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, मैंने सारे मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट्स के लिए है ये। बाकी 20,000 करोड़ के बैंक रिकैपिटलाइजेशन को बोला गया है। बाकी अब आपके पास है स्वामित्व स्कीम देखो, स्वामित्व स्कीम जो है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लैंड मैपिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा ये, ठीक है। और जो बजट हुआ था रिसेंटली उसमें ये अनाउंस किया गया है कि जो स्कीम है उसको सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर एक स्कीम है, तो आंसर है ठीक है, हाँ जी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इसमें। बाकी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर होगा 40 का आंसर होगा 40 का आंसर होगा डी बेटा, 2 और 3, राइट। अब चलो एक्सटर्नल डेप्ट में देखो ये आपसे कह रहा है कि इंडिया तीसरे नंबर पे आती है एक्सटर्नल डेप्ट में US और चाइना के बीच में। ये स्टेटमेंट एकदम फर्जी है। इंडिया कहीं 18, 19, 20 के आसपास आती है, 19, 20 के आसपास आती है इंडिया की रैंक अगर तुम ग्लोबली देखो। दूसरा कह रहा है कि एक्सटर्नल डेप्ट हैज़ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ग्रोथ अप टू ए सर्टेन लेवल। देखो बिल्कुल सही बात है ना, अगर मान लो कि आप 100 रुपये बैंक से लोन लेते हो, मतलब 100 रुपये आप डेप्ट लेते हो, उस 100 रुपये डेप्ट से अगर आप मान लो कि 104 रुपये की 104 रुपये आप, जैसे मान लो कि आप 100 रुपये बैंक से आपने लोन लिया और ये 100 रुपये को अगर आपने जैसे मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूमन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो होते हैं उसको प्रमोट करने में बनाया, तो एक्सटर्नल डेप्ट का एक सर्टेन लिमिट तक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आता है, हाँ। बट ये डेप्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, 100 रुपये के बदले अगर आप 10,000 रुपये ले लो, 1 लाख रुपए लेके ये सारे काम करो, तो आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एक्सटर्नल डेप्ट एक पॉजिटिव होता है एक सर्टेन लिमिट तक। बाकी इंडिया टॉप 10 के बाहर है अगर आप ग्लोबली बात करो तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी की सर्टेन लिमिट तक, ये ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 बहुत बार रिपीट हो चुका है, IIP के बारे में, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था कि 40% के आसपास आता है 8 कोर इंडस्ट्री IIP का। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट देख लो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 है, तो अब अपने पास बी और डी बचा। तो ये सही बात है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि IIP जो है वो माइनस में ग्रो किया, ठीक है। माइनस में कितने से, -37.9 से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 43 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको हुआ था, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन हुआ होगा। देखो एग्रीकल्चर
में आपने कुछ खास नहीं सुना कि एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा पिट गई। इवन जो ग्रोथ है वो केवल एग्रीकल्चर में है, बाकी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग तो पिटी हुई बहुत बुरी तरह से इस बार के बजट में आपने देखा होगा। बाकी कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड होती हैं। खास करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बेटा जब माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों की तो बैंड बज गई थी, राइट। तो इसमें आप अरेंज करोगे तो सबसे कम 1 होगा, 1 के बाद माइनिंग, माइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे ज़्यादा सबसे बुरी तरह से कौन पिटी? सबसे बुरी तरह से पिटी थी आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जीवीए बताइए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर आप बताइएगा तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर आप देखो तो इंडियन इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विस का है, सर्विस के बाद मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर है ये, राइट। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विसेज का, फिर इंडस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो डी आंसर हो जाएगा 44 का, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 आपसे कह रहा है कि जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ईयर 2014 टू फिजिकल ईयर 2019-20, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमाउंट हैज़ इंक्रीज कंसिस्टेंटली, सही बात है। सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है 2014 से 2020 के बीच में। तो इसका आंसर है सी, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई है। ये क्यों आई है? ये आई है ताकि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं और जो टैक्स पेयर होते हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को मिनिमाइज़ कर दिया जाए, ताकि जो टैक्स टेररिज्म का आरोप लगता है इंडिया के ऊपर कि जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हरास करते हैं टैक्स पेयर को, उससे मुक्ति पाई जा सके। ये वाली स्टेटमेंट सही है कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसका एक पार्ट है ये, ठीक। दूसरा, फेसलेस है तो देयर विल बी नो नीड फॉर द टैक्स पेयर टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस और ऑफिसर के पास, यानी कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज़ करने की बातें हो रही हैं। अब मशीन तो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न नहीं करेगी ना टैक्स पेयर को, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि ये NFAC के जो हेड है वो फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर डी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 47 सिंपल क्वेश्चन था, ये पूछ रहा है आर्टिस्ट पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है? ये एक एंटी डंपिंग एप्लीकेशन है, राइट, एप्लीकेशन है। किसने डेवलप किया? DGTR। DGTR क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में बताओ। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का सही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लाती है। कितना पैरामीटर है? 5 पैरामीटर है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें इससे ज़्यादा याद करने की बात आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें से कौन कौन से क्लॉज डाले गए हैं। तो क्लॉज नहीं डाले गए हैं, तो डाले गए हैं वो पहले देख लेते हैं। एक वॉर है, एक फेमिन है, दूसरा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नेचुरल कैलामिटी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज है और नेचुरल कैलामिटी है। तो वार हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया, फमीन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, राइट। अब मिलते हैं अपन तीसरे पार्ट में जहाँ